नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खा पी के मजे ले रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का 5वां अध्याय। तो भैया बताइए 5वां अध्याय आप लोग का क्या दे रखा है। 5वां अध्याय क्या दे रखा है, रोजगार एवं सेवाएं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही अध्याय को पढ़ने वाले हैं। और हाँ, एक जरूरी सूचना आप लोग को बताते हैं, सूचना या इंफॉर्मेशन जो समझिए। इससे पहले 4 अध्याय, कहिएगा जी सर, चारों अध्याय को जो एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा दिए हैं। जरूर जाके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। साथ में आपको ये भी बता दे 4 अध्याय जो कंप्लीट हुआ है उसके सभी के प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं, अध्याय के प्रश्न उत्तर। और हाँ, इसी प्रकार से मैंने सिविक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अगर नहीं देखें जरूर देखिएगा, साथ में पूरा सिविक्स पढ़ा भी दिए और पूरे सिविक्स का अध्याय कर करके जो है सभी का अध्याय का प्रश्न उत्तर भी आप लोग को बता दिए हैं। कहीं से मेरे इधर से कोई कमी नहीं है, कमी आप लोग के इधर से कि आप लोग वीडियो जाके देखते नहीं हो। ओके भाई, आ जाओ। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का 5वां अध्याय रोजगार एवं सेवाएं। इस अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि रोजगार तो आप लोग सब जानते हैं। अरे भैया, जीने के लिए सब कोई ना कोई रोजगार में लगा हुआ है। कहेंगे जी सर, जैसे एक शिक्षक जो है ये रोजगारी के लिए ही कोई इंसान पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। काहे कि कल के लिए या आज के लिए हमें खाना मिल सके, यही वजह से, ताकि हम गाड़ी ले सके, यही वजह से कोई ना कोई हर तरह से रोजगार कर रहे हैं। अब वहां पे 2 चीजें आप देखते हैं। रोजगार कोई जो है, ये लड़का देखिए, ठीक है, इस इंसान को देखिए, लड़का नहीं बोलेंगे, चलिए इस इंसान को देखिए। अब इस फोटो में ये दिखाया जा रहा है कि इनके पीठ पर 50-60 किलो का बोरा है और ऐसे करके लेके जा रहा है ना। ये भी रोजगार कर रहा है, मजदूरी कर रहा है ना, रोजी रोटी के लिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं हैं, हीरोइन हैं, हीरो हैं, सब हैं, जो एकदम टाई बेल्ट और क्या आईडी कार्ड और एकदम एसी वाला रूम में बैठे हुए हैं। ये भी रोजगार कर रहे हैं, है कि नहीं, रोजगार कर रहे हैं, है कि नहीं। किस लिए, पैसों के लिए। तो एक चीजें हैं, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, है कि नहीं जी। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे रोजगार और सेवाएं क्या होती है। ठीक है, अगर सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए, अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित नहीं हो तो आप ये वाला काम कर रहे हैं, यही वाला काम कर रहे हैं। मान लिया जाए कुछ व्यक्ति पढ़े लिखे भी रहते हैं, तब फिर भी उसको बेरोजगारी के कारण या रोजगार नहीं मिलने के कारण इस प्रकार की काम करते हैं। लेकिन इस चीज को हटाइए, यहाँ पे जो है ज्यादातर जो 80% जो है बोरा ढोने वाला काम कौन करते हैं, जो अशिक्षित हैं वही व्यक्ति करते हैं। 20% में जो है जो पढ़ लिख के भी जो उस तरह के काम करते हैं रोजगार नहीं मिलने के कारण। लेकिन ये लोग जो हैं पढ़े लिखे शिक्षित हैं। तो जो पढ़े लिखे हैं वो जो अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं या कोई काम नौकरी उकरी नहीं हुआ किसी तरह से, तो वो जो है रोजगार कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो आ गया सेवा में, वो क्या आ गया, सेवा में। इसी चीज के बारे में हम लोग समझने वाले, और कुछ है ही नहीं ये अध्याय में। बहुत छोटी सी अध्याय, इसको जबरदस्त तरीका से पढ़ेंगे और वन शॉटेड ये वीडियो होगा। और हालांकि जितने भी अध्याय मैंने पढ़ाया लगभग सभी वन शॉटेड ही रहता है। एक ही अध्याय में पूरा, एक ही वीडियो में पूरा अध्याय को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, रहा बात भैया कि दिमाग में तोड़ तोड़ के घुसा देंगे तो घुसाएंगे ही घुसाएंगे। ठीक है, अपना फंडा अलग रहता है। ओके भाई, आ जाओ, एकदम जबरदस्त तरीका, दिमाग शांत कीजिए, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, दिमाग इधर उधर कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए। रोजगार किसको कहते हैं, मैंने पहले ही बता रखा आपको कि आजीविका अर्जित करने के लिए किया जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं, है कि नहीं। आजीविका, जीवन का जो है, जीवन चलाने के लिए हमें कोई ना कोई रोजगार करना ही होगा। और रोजगार क्यों करते हैं हम लोग, पैसे के लिए करते हैं। और पैसा क्यों कमाते हैं हम लोग, हमारी जो आवश्यकताएं चीजें हैं उन चीजों को खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है कि नहीं भाई। इसलिए कहा जाता है रोजगार किसको कहेंगे, आजीविका अर्जित करने के लिए किया जाने वाले कार्य को रोजगार कहते हैं। जैसे भैया किसान लोग जो हैं खेती करते हैं, ठीक है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूर लोग क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, है कि नहीं। विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये रोजगार नहीं हुआ। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे रोजगार और सेवा पढ़ रहे हैं। अब कहेंगे सर सेवा क्या होता है, सेवा क्या होता है, तो समझिएगा
जब रोजगार शारीरिक क्षमता, कार्य क्षमता एवं शिक्षा के अनुसार मिलता है उसे ही सेवा कहते हैं। अब कहेंगे कैसे? कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, शारीरिक क्षमता, जैसे ये शारीरिक क्षमता के लिए कौन हो गया? आर्मी को देख लीजिए, इसके शारीरिक क्षमता होना चाहिए, रनर होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, ठीक है, मजबूती होनी चाहिए शरीर में, किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए उनके शरीर में। तो आर्मी में जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और गोली मारते रहिए दोसर देश वाले को। कार्य क्षमता के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, मतलब आप कहाँ तक पढ़े हैं उस अनुसार से नौकरी मिलना। तो सीधी बात समझिए, इसमें नौकरी वाला जो भी होगा, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता। इसमें जो है नौकरी वाला होगा उस सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे है सेवा, जब रोजगार शारीरिक क्षमता, कार्य क्षमता एवं शिक्षा के अनुसार मिलता है उसे ही सेवा क्षेत्र कहते हैं, है कि नहीं जी? समझ में आया? ये इस तरह से आपके किताब में नहीं होगा, एकदम किताब से हटके मैं आप लोग को समझा रहा हूँ ताकि आपको किताबी भाषा नहीं समझना पड़े। ओके, आ जाइए, ये चीज समझ में आ जाए। अब देखो भाई, रोजगार जो है, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। इसका भी मतलब है क्या? पैसा कमाना, पैसा कमाना, ये भी जो है पैसा कमाने के लिए ये सब काम होते हैं, ठीक है। इसके बारे में और भी अच्छी तरह से हम लोग डिटेल से समझेंगे, अभी तो शुरू हुआ है, चले ना आगे देखते हैं। अब बताइए, सेवा और रोजगार और सेवा आपको समझ में आया जी? समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो किसान लोग हैं, किसान लोग को एक मिनट, किसान लोग जो होते हैं पढ़े लिखे कम होते हैं, उनको ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होते। बहुत ही किसान ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख के खेती करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, अब सब अपने ऊपर मत लेना मेरे भाई, हम जो रियल है बता रहे हैं। 80% किसान जो होते हैं वो शिक्षित होते हैं, अशिक्षित होते हैं, और 20 से 25% ही माना जाए जो शिक्षित किसान होते हैं। तो यहाँ पे अगर किसान को हम दे दिए क्या कहते हैं, मान लिया जाए कुछ भी ऐसा चीज, कंप्यूटर खोल के दे दिए कि सर देखिए तो यहाँ पे कैसे काम करने के लिए बैठा देंगे, तो उन बेचारा से होगा? नहीं होगा। वो खेती में माहिर है, वो खेती करने में ज़बरदस्त तरीका से कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे इंसान होगा वही आके क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, है कि नहीं? ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र, ओके, सेवा क्षेत्र को ही आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। बच्चों, मैंने आप लोग को आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र पढ़ाया था, पिछले अध्याय में 3 क्षेत्र पढ़ाया था, ठीक है, वो याद है कि नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र होता है। तो इस वीडियो में जो है और इस अध्याय में जो है सेवा क्षेत्र का ही जिक्र है और कुछ है नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? सेवा क्षेत्र का ही जिक्र है ज्यादातर। आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इसको भी बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र। इसी को क्या बोला जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, ओके। और इसको बोला जाता है द्वितीयक क्षेत्र, ठीक, इसको बोला जाता है तृतीयक, क्या बोला जाता है? तृतीयक क्षेत्र, इसी को बोला जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है, उद्योग क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र बोला जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। तो हालांकि वो वाला अध्याय में आप लोग को मैंने ये कंप्लीट करवा ही दिया है, ओके। तो इसमें जो है ये दोनों क्षेत्र के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, मतलब इसके कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के बारे में चर्चा हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, कम सम करेंगे, उसी से निकल के इसमें आता है। समझिएगा, सेवा क्षेत्र को ही आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद, बच्चा मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद पढ़ाए थे जी ना। सकल घरेलू उत्पाद में जो है 55.1% योगदान है, जबकि कृषि एवं उद्योग में मात्र 44.9% है। बात समझ में आया? सेवा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद जो है 55.1% है और कृषि और उद्योग दोनों मिला के क्या है 44% है। एक बात बताइए,
कि सेवा क्षेत्र में हो गया जो सरकारी और गैर सरकारी दोनों हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों, ठीक है। जैसे एक प्राइवेट शिक्षक होता है, गवर्नमेंट वाला शिक्षक होता है। तो जो पढ़े लिखे ज़्यादातर आज के व्यक्ति क्या चाहते हैं कि भैया पढ़ लिख के हम कोई ना कोई जॉब करें, नौकरी करें, है कि नहीं। तो वही चीज़ें होती इसमें सबसे ज़्यादा है। और सकल घरेलू उत्पाद में भी ये 55% है। और सबसे अच्छा क्षेत्र उसी को माना जाता है। और आर्थिक विकास का वो तीसरा क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा विकास वही क्षेत्र से होता है, सेवे क्षेत्र से, क्योंकि इसमें जो है डॉक्टर वगैरह भी आता है, सेवे क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है डॉक्टर नहीं है और ये पेशेंट है। बताइए ऐसे ऐसे डॉक्टर नहीं है, क्या बोले हम, कुछ नहीं। चलो ये जो है डॉक्टर हैं, महिला हैं, और ये जो है पेशेंट है, ठीक है। तो ये सब ये क्षेत्र जो होता है डॉक्टर या अस्पताल वगैरह सब जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। खेती के अंतर्गत खेती ही आता है ज़्यादातर, मत्स्य पालन वगैरह सब, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। तो यहाँ पे मैं आप लोग को क्या समझा रहा था, सेवा क्षेत्र को आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 55.1% का योगदान है, जबकि कृषि एवं उद्योग मात्र 44.9% का योगदान देता है। किसमें, जीडीपी में। ये क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, जीडीपी बोला जाता है। ओके, इसके बारे में हम पूरा चर्चा किए हैं पिछले अध्याय में, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है। ओके, आइए आगे हम आपको समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से ये भी देख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि क्षेत्र बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया, कृषि क्षेत्र बोला जाता है। इसको उद्योग क्षेत्र बोला जाता है द्वितीयक को, ध्यान से आप समझिएगा। और इसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है, मैंने बता रखा, अभी जस्ट बताया ना जी। तो पूछ देगा प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, ऐसे कि प्रश्न, इससे यही प्रश्न आपको पूछा भी जाएगा, समझिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ गया, पशुपालन हो गया, वानिकी होगा, खनन हो गया। खनन का मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे, मिट्टी खान के कुछ ना कुछ जो बहुत सारी चीज़ें मिट्टी के अंदर होता है, जैसे कोयला हो गया, बहुत सारे जो खदान को निकाला जाता है, उसी चीज़ को बोला जाता है खनन। तो भैया बताइए, कृषि क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन ये सब आता है। द्वितीयक उद्योग क्षेत्र को बोला जाता है, ठीक है। इसमें निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ठीक है, ये सब किसमें, उद्योग क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। परिवहन, वित्त, संचार, भंडार, व्यापार, ये सब जो है किस में आ जाता है, तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। क्या आ जाता है, तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आया। और इस अध्याय में हम लोग को सेवा क्षेत्र के बारे में ही जानकारी लेना, हालांकि ये चीजें बताना जरूरी था, इससे रिलेटेड प्रश्न ही आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। और यहाँ पे देखते हैं कृषि क्षेत्र। भारत किसान प्रधान देश है या कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है। अभी भी 70% लोग जो है किस पे आश्रित है, कृषि पर आश्रित है। और जमीन कम होता जा रहा है, जमीन जो है क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जनसंख्या क्या हो रहा है, लोगों की जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बेरोजगारी अधिक बढ़ रही है। ध्यान से समझिएगा, सरकार ने 2 बात बोला है, याद है, हम 2 हमारे 2, ठीक है। पहले जो था कुछ दिन पहले, चल जाइए 20 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो देखिएगा एक एक घर में जो है, एक व्यक्ति के घर में कम से कम जो है 7-8 गो आदमी होता था एक व्यक्ति के। हालांकि देखो ये चीज़ें धीरे धीरे आदमी के मन में आया, विकास हुआ, सारा चीज़ समझने लगे लोग, तो जाके अब जो है ये सब चीज़ कम हो गया। ध्यान समझिएगा, उस समय क्या हो जाता था, 1980 ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 1980 या 1947 के बाद, ठीक है। 1947 से जब आज़ाद हुआ उसी समय से हम ले लेते हैं, ठीक है। और 2000 ईस्वी तक, ठीक है। इस काल में देखिएगा जो भी होंगे, आपके पिताजी होंगे या आपके दादाजी होंगे, उनसे ये चीज़ें सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बताइए पापा कि
2005 या 87-88 में जो है एक व्यक्ति के जो कितने बच्चे रहते थे, तो वो लोग भी आपको बताएंगे। एक हगो के तो 12-12 गो है, एक एक दर्जन पूरा करके रख ले हैं, ठीक है। एक हगो के 15 को हमने देखा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या हो रहा था, जनसंख्या बढ़ते जा रहा था और खेत जो है, अब मान लिया जब भैया भारत का क्षेत्रफल इतने गो है, अब इतने गो में इतना पहले आदमी था, इतना आदमी था, और धीरे धीरे बच्चे को जन्म दे दे के मान लिया जाए 12 गो 15 गो, मरा भी, ऐसा नहीं कि नहीं मरा, व्यक्ति मरता भी है जितना जन्म लेता है उसके अपेक्षा। तो यहाँ पे जो है जनसंख्या अधिक हो गया, अधिक होगा तो कहाँ से होगा, किसान लोग कहाँ से पूरा कर पाएंगे, बहुत बड़ा चीज़ है। काहे कि एक चीज बेरोजगारी, यहाँ पे देखिए कृषि में भी आ गया, कृषि में भी बेरोजगारी आ गया। अब लोग खेत नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते मेरे भाई, अभी इस वीडियो को जो भी देख रहे होंगे, किसान के बेटे या बेटी जो भी हैं, ठीक है, अगर आपके पिताजी किसान हैं तो समझिए कि आपका घर सिर्फ ऐसे चल रहा होगा, खाना पीना खाए और किसी तरह से गुजारा बसरा हो जाता, खाना पीना घर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते किसान लोग। मैंने जहाँ तक देखा, अब सब किसान की बात नहीं कर सकते हैं, लोग जो है कि खेती छोड़ते जा रहा है। क्योंकि खेती में क्या होता है, सरकार सबसे बड़ा बेवकूफ़ी कर देता है। यहाँ पे जिस समय किसान बीज लेने जाता है उस समय बीज पे जो है टैक्स वगैरह हर चीज़ लगा के जो है किसान से जो है भारी रकम लिया जाता है, ठीक है, अधिक रकम लिया जाता है। जब किसान जो है खेत में अनाज उपजाते हैं ना, तो मकई का रेट जो है इतना घट जाता है, इतना घट जाता है कि पूछिए मत। आज से हम आपको 4 साल पहले जाने के लिए बोलेंगे। 4 साल पहले तो आप लोग होशे में होंगे, ठीक है, होश मतलब समझ बूझ होगा आप में। 4 साल पहले चल जाइए, 5 साल 2018, ये 2018 या 17 चलिए, 2017 जाइए, मकई का रेट था 8-9 रुपया, ठीक है, अभी 15-16 रुपया है, 8-9 रुपया था। बताइए कहाँ से किसान लोग जो है सबसे बड़ा आदमी है। अगर किसान खेती करना छोड़ दे तो कितनों पैसा कमा लीजिएगा ना, काम नहीं देने वाला, पैसे ठूसिएगा, कहिएगा पैसा से हर चीज़ खरीद लेंगे, खेती नहीं करे कहाँ से खरीदिएगा। किसान लोग सोच लिया हम अपने लिए खेती करेंगे, नहीं देंगे सरकार को, नहीं बेचेंगे, तो कहाँ से क्या होगा, संभव है नहीं, और महंगाई हो जाएगा। तो इसलिए किसान के साथ ये जो अन्याय होता है बहुत बड़ा गलत होता है, ठीक है। ज़्यादा हम क्या बोल लें, ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं कि भाई सही बोले गलत। तो जमीन कम होते जा रहा है और लोगों की संख्या अधिक होते जा रही है और बेरोजगारी अधिक बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए सरकार ने क्या बोला, हम दो हमारे दो का सिस्टम लाया है, उस चीज़ को अपनाए, हो सके तो एक भी रहे तो और बेहतर की बात है कि नहीं। अब 5-7 जो है पहले जो थे, शिक्षा और शिक्षा के कारण भी हो सकता है, ये चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आइए समझते आगे। उद्योग क्षेत्र, तो बताइए उद्योग क्षेत्र किसको कहेंगे, रोजगार का दूसरा क्षेत्र किसको कहते हैं, उद्योग क्षेत्र को कहते हैं। इस क्षेत्र के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति की जा रही है। द्वितीय क्षेत्र को हम माध्यमिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत उपकरण का निर्माण, खाद निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग शामिल है। इसमें जितना भी प्रकार का उद्योग है, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल, ये ना इंडस्ट्रियल, ठीक है, जो इलाका है उद्योग क्षेत्र है, इसमें वही आ जाता, चाहे कुटीर उद्योग हो या बड़ा सा उद्योग हो, कोई कारखाना हो, ये सब किस में आ जाता है, उद्योग क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ पे जो है मजदूर लोग काम करते हैं, मजदूर लोग, उसके बाद सुपरवाइजर वगैरह सब तरह का उसमें होता है। तो यहाँ पे हम चर्चा उस चीज़ की नहीं करेंगे। सेवा क्षेत्र, हालांकि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, इस अध्याय मेरे लोग को क्या पढ़ना है भाई, सेवा क्षेत्र के बारे में ही पढ़ना है। सेवा क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन रोजगार का अवसर उपलब्ध हो रहा है। तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाओं का उत्पादन करता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया। सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया। तो भैया एक चीज तो मैंने आप लोग को पढ़ाया ही, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, शिक्षित आएगा, जो कार्यशील हो,
तो वही व्यक्ति आ सकता है इसमें। अब बैंक में कौन मूर्ख आदमी जाएगा काम करने के लिए? नहीं जाएगा। और इसके लिए परीक्षा देना पड़ेगा तभी जा पाइएगा, नहीं तो नहीं है कोई उपाय। 8वां 9वां करके नहीं कर सकते, सेवा क्षेत्र में आप अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अच्छा शिक्षा चाहिए। उसके बाद कितना एग्जाम दीजिएगा, जवानी बीत जाएगा तब तक एग्जाम देते रहिए। तो इसको 2 भाग में बांटा गया, सेवा क्षेत्र को 2 भाग में, एक सरकारी सेवा और एक गैर सरकारी सेवा। मैंने आप लोग को बताया था एक गवर्नमेंट एक नॉन गवर्नमेंट होता है। ठीक है, 2 तरह से सेवा क्षेत्र होता है। आइए, सरकारी सेवा क्या होता है? जिसमें सरकार के द्वारा काम दिया जाए। ठीक है, और गैर सरकारी वही हो गया जो एक दूसरे व्यक्ति का, जैसे मेरा हो गया, मेरा तो सरकारी है नहीं, मेरा है जी सरकारी, मेरा तो प्राइवेट है। ये चीज समझ में आ रहा है? समझिए, सरकारी क्षेत्र वह जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देता है और इसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेता है, उसे सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में काम लेता है। जो सरकारी शिक्षक होते हैं ना, कहते हैं कि बिहार में शिक्षा की कमी है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो सरकारी शिक्षक होते हैं उनसे जाके पूछिए वो क्या दिन बैठते हैं, पढ़ाने का मौका ही नहीं देता है सरकार। आज क्या है जनगणना, कल क्या इलेक्शन, कहीं ड्यूटी दे दिया। कोई भी काम आया बिहार में, कोई भी आपदा विपदा काहे ना आ जाए, कौन संभालेगा? शिक्षक संभालेगा। तो भैया उसको काहे ले शिक्षक बनाए हैं? नाम का शिक्षक बनाए हैं। और कहिएगा बिहार में पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी मास्टर सिर्फ ऐसे घूमते। उनको फुर्सत दीजिए, स्कूल में उनको बैठने दीजिए। बच्चे से बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है। जो प्रभारी होते कभी कभी दिखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर दे रखे हैं आप लोग। बात सही है कि नहीं है? ओके, आ जाओ। तो इसलिए इसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। अब आता है सरकारी सेवा में क्या हो जाता है? सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, रेल सेवा, बस सेवा, वायुयान। बस देखे हैं ना जी, सरकारी बस होता है, याद रखिएगा, कम पैसा में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, वायुयान सेवा, कृषि सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा, अन्य सरकारी सेवा। और ये जो जितने भी आप सरकारी सेवा में देखे हैं ना, उतने आप इसको प्राइवेट सेवा में भी देख सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, सरकारी सेवा समझ गए, जगरा में सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसको मासिक वेतन पे रखता हो, उसको क्या कहते हैं? सरकारी सेवा कहते हैं, है कि नहीं? हमको सरकार पैसा नहीं देता, 1 रुपया नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन जो सरकारी शिक्षक होते हैं, जो गवर्नमेंट वाला शिक्षक होता है, उनको मासिक वेतन दिया जाता है। ठीक है, जो सरकारी वकील होता है उनको पैसा दिया जाता है, सरकारी डॉक्टर होता है उसको पैसा दिया जाता है। ठीक है, सरकारी बस वाला कंडक्टर वगैरह जो ड्राइवर होता है उसको पैसा दिया जाता है। रेल में जाइए, टीटी बनिए, ग्रुप डी वाला काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, आराम से आपको सरकार के द्वारा पैसा मिलेगा। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा में जाइए, अभी तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। आइए आगे समझते हैं गैर सरकारी सेवा। दूसरा है गैर सरकारी सेवा। ये क्या होता है? लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं का सृजन से लाभान्वित होते हैं, उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। गैर सरकारी सेवा में बैंकिंग सेवा, दूर संचार सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार सेवा, अन्य, जिसमें भी वही है जो सरकारी सेवा है। जितने भी सरकारी सेवा उतना प्राइवेटो है। बात समझ? बैंकिंग भी प्राइवेट में है कि नहीं? सरकारी में भी है, प्राइवेट में भी है ना? ओके, और एक चीज यहां पे मैं आप लोग को बैंक के लिए बोल दूं। ठीक है, बैंक में जब आप कभी जाते हैं तो देखिएगा, बैंक वाला कहेगा अभी लंच का टाइम है। ठीक ना, जो कि ये गलत है। आरबीआई ने डायरेक्ट कहा है कि किसी भी बैंकिंग में, बैंक में जो है, किसी भी जो भी वहां पे काम कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का लंच का छुट्टी हम नहीं देते हैं। शिफ्ट बदल के काम करें, अगर लंच करना है तो शिफ्ट बदल कर काम करें, ना कि लंच के लिए बोर्ड लगा देते हैं। देखिएगा, ये बैंक वाला का अपना अपना मनमानी है। ठीक है, ये गलत है। वहां पे बोल सकते हैं आप कि आप लोग को आरबीआई नहीं दिया है, नहीं हो तो आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। आरबीआई लंचिंग टाइम नहीं दिया है बैंक में करने वाले कार्यरत लोग को। हाँ, शिफ्ट बदल लीजिए, है कि नहीं जी? चलो, ये चीज समझ में आ गया, गैर सरकारी। अब आगे हम लोग समझते हैं सेवा क्षेत्र का भूमिका। ध्यान से इस चीज को समझना, एकदम गजब तरीका से समझाते हैं। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है, रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत मानव संसाधन, संसाधन किसको कहते हैं? तो भैया
मानव की वो सभी जरूरतें जो आवश्यक है उसी को संसाधन बोलते हैं। संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पे रोजगार क्या करता है, उपलब्ध होने लगा है। किसमें, सेवा क्षेत्र में। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% है, ये बताए ही थे। कृषि और उद्योग मिला के 49.9%, ठीक, ज्यादा हो गया है। सेवा क्षेत्र का विकास के लिए मनुष्य को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। पहली बात ये सब बता चुके हैं। जिस देश का मानवीय पूंजी मजबूत होगा उस देश का आर्थिक विकास में तेजी होगा। अब मानवीय, यहाँ पे एक चीज लाइन जो है नोट कीजिएगा, मानवीय पूंजी मजबूत होगा उस देश की आर्थिक विकास। मानवीय पूंजी मतलब समझे, मानवीय पूंजी, लोग अगर शिक्षित होगा, हमारे देश का जो है अगर लोग शिक्षित हो गया तो हमारा देश जो है विकसित होना ही होना है, क्योंकि सब कोई अपना अपना अधिकार जान जाएगा। सच बताइएगा, आप किसी को पता था बैंक में ये अधिकार है कि नहीं? किसी को लंचिंग टाइम नहीं मिलता है, ठीक ना, नहीं पता होगा, क्योंकि कुछ चीजें जानना जरूरी है। अभी हमें नहीं लगता है कि बहुत सारे व्यक्ति को खुद का अधिकार पता हो, नहीं पता है भाई। बहुत सारी चीजें हमें खुद पता नहीं है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा कि देखते हैं वकील से कभी पुलिस को मुंह लगते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे। काहे कि वकील वकालत करता, वो सारा कानून जो अपने अंदर जानता है, उससे मुंह ही नहीं लग सकता। आम आदमी लोग आएगा, झूठों का चाबियों खींच लेगा, दीजिए ना, कहेगा कि 500 रुपया जेबी में घुसा दो और चुपचाप चल जाओ। ये सब चीजें होती रहती है। यहाँ अपना अधिकार जरूर जाने, कौन जानेगा? पढ़े लिखे आदमी जानेगा। तो इसलिए कहा जाता है मानवीय पूंजी जिस देश का मजबूत होगा वो देश क्या होगा, विकसित होगा, उसका आर्थिक क्या होगा, आर्थिक विकास तेजी से होगा। मानवीय पूंजी श्रम शक्ति को जन्म दे रहा है। मानवीय पूंजी जो है श्रम शक्ति को जन्म दे रहा है, जिसके कारण लोग रोजगार पाने में सक्षम हो पाते हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वित्त, यातायात, स्वास्थ्य, संचार आदि को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ओके, ये चीजें समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत जी नहीं ना? आइए आगे और भी चीजें देख लेते हैं इसमें। सेवा क्षेत्र का महत्व, अब बताइए सेवा क्षेत्र का महत्व समझिए। सेवा एवं रोजगार एक दूसरे के पूरक हैं, मैंने आप लोग को बताया। बस सेवा में होता है कि पढ़ा लिखा लोग चाहिए और इसमें जो है सब चलेगा। रोजगार में कोई अपना जीवन, आप देखिएगा, हमें BA कर करके चाय बेचना है, वो अपना रोजगार कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से। जो सरकार के द्वारा वो पैसा नहीं ले रहा है, वो अपना खुद का रोजगार शुरू कर दिया, ठीक है। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू है। सेवा क्षेत्र को हम जितना विस्तार करेंगे रोजगार का अवसर उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। सेवा क्षेत्र को जितना बढ़ाइएगा उतना ही रोजगार बढ़ेगा। उदाहरण, जब एक किसान खेती करता है तो एक नया रोजगार पैदा होता है। जैसे वह मेहनत करके अनाज उपजा के अच्छे कीमत पे बेचा, अब वो तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, इससे उसके फसल का पैदावार ज्यादा होगा। इससे हम लोग दो बातें सीखते हैं। बात समझ में आया? उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं। तो देखो भैया, कोई किसान है, तो ये किसान जो है, कुछ किसान ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, कुछ किसान जो है शिक्षित है। वो अपने नई तकनीकी नहीं, प्रशिक्षण का मतलब होता है जानकारी, अच्छी जानकारी, कौन सा खाद लगाना है। और देखिएगा, एक वो किसान है गांव में, हमने भी देखा है और आप लोग भी देखिएगा, कोई नया प्रचारक आया, ये वाला मक्का लगाइएगा सर, यथत को जो है भुट्टा होगा, बाइल होगा, जो आप भाषा में बोलते हैं, मक्का वाला। बस अरे क्या करता है वो लोग जानते हैं? वो लोग भी अपना दिमाग यूज करता है। कहता है एक पैकेट ले लेते हैं, 5 कट्ठा में लगाएंगे, कहीं बढ़िया हुआ तो फिर अगला साल हम सोचेंगे। ये दिमाग लगा के वो लोग करते हैं। नहीं तो गलती से अगर कम दाम में देता है तो पूरे में लगा देता है कि नहीं? तो अगर उसे वृक्षों के बारे में, किस तरह से उसका वृद्धि करना है, कैसे अधिक उपजाना है, अगर इस सब चीज की जानकारी हो तो कभी किसान को दिक्कत नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, वही कह रहे हैं कि जब एक किसान खेती करता है एक नया रोजगार पैदा होता है। जैसे वह मेहनत करके अनाज उपजा के अच्छी कीमत पर बेचा, अब वो तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर ले कि इससे उसके फसल का पैदावार ज़्यादा होगा,
तो इससे हम लोग को दो बात सीखने को मिलता है। क्या क्या? पहला, जब किसान अपने उत्पाद को अपने श्रम एवं दक्षता से उसके गुणता में वृद्धि करता है तो उससे रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। ये चीज समझ में आया आपको? नहीं आया होगा। देखो, जब किसान जो है मकई बढ़ाया, मकई का अच्छा उपज करने लगा, कहीं ना कहीं उससे अधिक होने लगा तो उस चीज को और भी विख्यात करेगा, जिसके सेवा क्षेत्र में क्या होगा, उसका भी विस्तार हो जाएगा, है कि नहीं। अब दूसरी बात कि जब वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है तो इससे ऊंची कीमत में बेचा जा सकता है। अब ये चीज समझ लीजिए, यहाँ कहानी ये चीज है कि भैया चावल जो है, गेहूं चावल मतलब धान रोपा जाता है खेत में, धान काट के लाया किसान लोग, देखिएगा रियलिटी बता रहे हैं मेरे भाई, ध्यान समझिएगा, कि खेत से धान काट के लाया, झांटा माठा सब चीज किया, और छांटने के बाद जो है ना, झांटने छाटा सब धान को छुड़ाया जाता है चावल। जब चावल एक स्वरूप तैयार हो जाता है, उस चावल को जो है 18 रुपया में बेच देता है, 16 रुपया किलो में बेच देता है किसान लोग चावल को, ठीक है। और ये खरीदेगा कौन? ये खरीदेगा एक होशियार आदमी। कौन? पढ़ा लिखा आदमी खरीदा। अब ये चावल तैयार ही है, अब ये पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा, चावल पे पॉलिश मारेगा, उसको सफैया करवाएगा एक मशीन से, और चावल का दाम कितना हो गया, 50 रुपया 60 रुपया। देखिए 2-3 गुना महंगा हुआ कि नहीं हुआ? होता है ना जी। तो यही चीजें किसान के अंतर्गत आ जाए तो वो उससे सेवा क्षेत्र में विकास कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की भूमिका, अब ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक दे रखा है सेवा से ही रिलेटेड, ठीक है। रोजगार सृजन में के रूप में सेवाओं की भूमिका। भारत में लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। लेकिन जनसंख्या बढ़ने से लोगों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा, लोगों का जो है क्या हो रहा भाई, एक सेकेंड वेट कीजिएगा आप लोग। चलो भाई, थोड़ा लाइट कम हो गया था। तो भारत में जो है भारत में लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। लेकिन जनसंख्या जो है बढ़ने से लोगों की आवश्यकता भी बढ़ने लगा। मैंने इससे पहले वाला अध्याय में बहुत चीज कवर करवाया, उसी से रिलेटेड ये अध्याय, ठीक है। इसलिए ये अध्याय में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आराम से आप लोग समझ जाइएगा। जो बच्चा शुरू से देख रहा है ना क्लास को, वो तो बेहतर तरीके से समझते होंगे। देखो यहाँ पे जो है आपका 7 अध्याय बना दिया, 8 बना दिया है, ठीक है। लेकिन यूपी में 5 अध्याय में खत्म कर दिया। कुछ की रिलेटेड चीज वही अध्याय से रिलेटेड, इसमें सेवा क्षेत्र फेंक दिया है, इसमें और कुछ है नहीं। तो लोगों की अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो उनके आवश्यकता भी बढ़ने लगता है कि नहीं। अब मान लिया जाए हम सिंगल लड़का है, हमारी शादी नहीं हुई है, तो हमारा आवश्यकता कितना हुआ है, खाना पीना, खाए, एक कपड़ा पहने और घूमे फिरे, जो पैकेट खर्चा है वही। अब मैडम आ गई, उनका अब उनके लिए चाहिए, उनके लिए जो मेरे कपड़ा लत्ता हर चीज खाना पीना वो वृद्धि हुआ। फिर बच्चे हुए, फिर उसमें भी पैसा जा रहा है। तो आवश्यकता के अनुसार बढ़ते, जनसंख्या बढ़ते गया, मैं अपने पे बता रहा हूँ, जनसंख्या बढ़ते जाएगा, आवश्यकता भी बढ़ते जाएगा। इन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कल कारखाना, व्यवसाय, स्वास्थ्य, परिवहन आदि क्षेत्रों में विकास किया जा रहा है, जिससे हमारे उत्पादन बढ़ेंगे और आवश्यकताएं क्या होगी, पूरी होगी, ठीक है। अब मान लिया जब भैया हम 5 रुपया में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, हम अपनी जिंदगी 5 रुपया में गुजार रहे हैं। अगर हमारी मैडम आ गई, ठीक है, तो 5 रुपया में होगा, हम एक हमारे 3 हो गए, मान लो इधर एक मैडम हो गई और इधर एक बच्चे हो गए, ठीक है, बच्चा हो गया, अब इधर हम हैं। तब बताइए 5 रुपया में जिंदगी गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। कितना चाहिए? 15 रुपया चाहिए। कितना रुपया चाहिए? 15 रुपया, तब जिंदगी गुजर सकता, वो नखरे से, ठीक है। तो इन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कल कारखाना, व्यवसाय, स्वास्थ्य,
परिवहन आदि क्षेत्रों में भी विकास किया जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगा। अब मान लो किसी गांव में जो है 10 गो लोग था, तो एक छोटा सा हॉस्पिटल था, अब 10 से हो गया 100, तो उस हॉस्पिटल को विकसित करना होगा। तो विकसित करेगा तो लोग बढ़ा है, तो लोग का लाइन लगेगा, तो वहां पे और किसी को रोजगार मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए कहा जाता है, ध्यान समझिए, इन्हीं सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कल कारखाना, व्यवसाय, स्वास्थ्य, परिवहन आदि क्षेत्र में क्या होगा, विकास किया जाएगा, है कि नहीं, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और आवश्यकताएं जो है पूरी होगा। लोगों के अनुसार जो है आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है कि नहीं। पहले मान लिया जाए 2 व्यक्ति हैं, तो आप जो है कम पैसे में भी अपनी घर गृहस्थी को चला सकते हैं। अगर 5 हो गया तो आवश्यकता भी बढ़ेगा, पैसा भी ज्यादा कमाना होगा, है कि नहीं। ये चीजें समझ में आ गया। आइए अब देखो, राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के लिए अनेक कार्यक्रम, ठीक है। तो भारत सरकार भी जो है अपना कार्यक्रम शुरू किया था, कब किया था ये समझते चलेंगे। काम के बदले में अनाज दे रहा था, काम करवाते थे भारत सरकार, उसके बदले में अनाज देते थे लोगों को, ठीक है। 14 नवंबर 2004 ईस्वी का ये चीजें हैं, काम के बदले अनाज, ठीक है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा तरीका से आप लोग को बताया था। सेल्फ, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें क्या होता है, ज्यादातर महिलाएं होती है। क्या होती है, ज्यादातर महिलाएं होती है। मैंने बताया था ना, कितना 20 से 25 सदस्य रहते, इसमें कितना 20 से 25 सदस्य रहते हैं। महिला लोग जो है 10 रुपया जमा करते रहती है, 20 रुपया, इसी तरह के ये फंडा रहता है। और किसी को जरूरत पड़ जाता है तो उससे पैसा ले लेता है। इससे पहले वाला अध्याय में ही हमने बताया था। जवाहर रोजगार योजना 1989 में, नरेगा, और नरेगा का नाम बदलकर क्या रख दिया, मनरेगा। क्या रख दिया, मनरेगा। 5वां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो भारत सरकार भी जो है लोगों के प्रति बहुत सारे रोजगार निकाले, हालांकि बहुत सारे आदमी को तो पता भी नहीं रहता है कि रोजगार निकला है, ठीक है। तो मनरेगा के बारे में अभी ज्यादा चर्चित है, तो मनरेगा के बारे में भी समझ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, बीमारू राज्य, ये क्योंकि पूछा ही जाएगा इस अध्याय में। तो बीमारू राज्य कौन कौन है, ठीक है, बीमारू राज्य कौन कौन है। तो शब्द मूलतः भारत के 4 राज्यों के लिए है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये जो है क्या है, बीमारू राज्य। राजस्थान तो हट गया है ना, उड़ीसा आ गया। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने उड़ीसा, राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ हाँ उड़ीसा भी होगा, कहीं राजस्थान या उड़ीसा रहता है। ओके, ये चीज समझ में आ गया। बिहार बीमारू, ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और ये उत्तर उड़ीसा हो गया, राजस्थान भी हो गया, ठीक है, ये सब ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जो मनरेगा के बारे में मैंने बता रखा है ना कहीं, हाँ चलो मनरेगा समझ लीजिए। नरेगा या मनरेगा का पूरा नाम क्या है, मरेगा का पूरा नाम क्या है, नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। और इस रोजगार के अंतर्गत 100 दिनों का, ठीक है, ये जो रोजगार कार्यक्रम निकाला था भारत सरकार, मनरेगा या नरेगा, नरेगा का नाम ये आया था 2005 में, ठीक है, और 2010 में इसका नाम बदल के मनरेगा रख दिया। मनरेगा का पूरा नाम हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है। गारंटी का मतलब हो गया इसमें जो है 100 दिनों का जो है, साल में जो है, एक साल के अंदर 100 दिनों का काम दिया जाता है बेरोजगार व्यक्ति को, ठीक है। अब इसमें जो है 100 दिन वो काम करवाए या न करवाए, लेकिन पैसा देना पड़ेगा, यही गारंटी, इसलिए गारंटी लगा है, ठीक है। इन्हें भारत सरकार द्वारा 2005 में लागू किया गया था, तब इसका नाम था नरेगा, और 2010 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। आई होप ये चीज क्लियर हो गया। आइए यहां से देखिए, मैंने आप लोग को बता दिया 2004 में आया था, काम के बदले अनाज देता था लोगों को, ये सरकार के द्वारा ही हो रहा था, समझे। और स्वयं सहायता समूह भी समझा दिए। जवाहर रोजगार योजना भी निकाला गया था।
नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, जो ग्रामीण क्षेत्र में आता था उनको रोजगार का प्रबंध करवाते थे। ये समझ गए बीमारू राज्य कौन कौन से, ये चीज समझ गए ना। आइए आगे आपको हम समझाते हैं भारत विश्व सेवा प्रदाता के रूप में, भारत जो है विश्व सेवा प्रदाता के रूप में। यहां पे एक चीज समझिएगा, ठीक है। अब एक चीज बार बार आपके मन में ख्याल आता है कि भैया एक बात बताइए, पाकिस्तान इत्तू सा है, काहे ना हम लोग जाके लपड़ा उपड़ा के मुंह दबा देंगे? नहीं दबा सकते हैं। हम लोगों को एक दूसरे देश से ना समझौता हुआ इस चीज का कि कोई भी देश किसी को उड़ा नहीं सकता है डायरेक्टली। हाँ, सैनिक अगर उधर से प्रहार करे तो आप भी कीजिए, तो बॉर्डर बना है, बॉर्डर में इधर उधर हिलने के लिए नहीं, घुटपेटी न कर ले इसलिए बॉर्डर बना है, ठीक है। नहीं तो एक बार सिर्फ भारत में उतने राज्य हैं, वो सब राज्य छोड़ दे, एक बार खाली बिहारी को भेज दे तो सब सामानों उठे आ जाएंगे और उठा कर आ जाएंगे लेके पाकिस्तान वाले लोग को। तो इसलिए देखो दोनों के बीच में समझौता होता, अमेरिका वाला एक्शन ले लेगा। एक बार पाकिस्तान से हुआ था तो अमेरिका वाला एक्शन ले लिया, नहीं तो उड़ा दिए रहते उनको, है कि नहीं। उनको कब का नामो निशान मिटा दिया होता। वैसे भी कहा जाता भारत का बेटा कहलाता है पाकिस्तान, ठीक है, भारत से ही निकला हुआ है पाकिस्तान, इसलिए बेटा थोड़ा सा बिगड़ेल हो ही जाता है, तो उस पर क्या घुसाना। ओके, आ जाओ भाई। तो भारत में जो बहुत सारी कंपनियां हैं, अब मैं बात बता रहा हूं, आप जिस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हो ना, ये डिजिटल बोर्ड भी जो है भारत की नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड भी जो है भारत की नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत अभी भी क्या है, पीछे है। जो बड़ा बड़ा फोन देखते हैं, ज्यादातर जो फोन आता है चाइनीज ही आता है, जापानीज ही आता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, उन्हीं लोगों की बनाई हुई चीज हम लोग यूज करते हैं। अब ये देखो, ये कलम जो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप लोग को दिखे तो ये मैक्सअप है, और मैक्सअप का ही ये है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड। ये भी अपना नहीं है भाई, भारत में जो है सब देश जब आविष्कार कर देता है ना, तब भारत में आविष्कार होता है कि नहीं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये बात भी बोल रहे, कुछ बात लोगों को लगेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास बुद्धि की कमी नहीं है। ये मैंने नहीं बोला, ठीक है, ये मैंने नहीं बोला। यहाँ पे जो सरकार है उसके अंदर कमी है, क्योंकि वो लोगों को इस चीज के बारे में बताते नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, भारत का ही लड़का जाके दूसरे देश में ये सब कारनामा कर रहे हैं, ये भी चीजें हैं, लेकिन भारत सरकार उपलब्ध नहीं कराएगा, लेब नहीं देगा, तो भैया कैसे होगा। ये यहाँ कुर्सी मारपीट करते रहता, हम बैठेंगे कुर्सी पे, तू कहेगा हम बैठेंगे कुर्सी पे, तुम बुड़बक है, तू कहेगा तुम बुड़बक है। यही चीजें चल रही है अपने भारत में, और बिहार में भी वही चीजें चल रही है। लेकिन विकास की बात नहीं होगी, भारत को ऊपर राष्ट्रीय आय बढ़ाने की बात नहीं होगी, है कि नहीं। तो ये चीजें होती है। तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनी है कि नहीं। अब जो ये थम कोको काला पीते हैं, कहाँ की कंपनी, भारत का नहीं। मजा ले रहा ना, पी रहे हैं ना, नहीं है। तो भारत की बहुत सारी चीजें नहीं है। अच्छा जैसे देख लीजिए टिकटॉक भारत का नहीं था, ये बात हम लोग को पहले से पता था कि भारत वाला ऐप नया है टिकटॉक, लेकिन 4 साल बाद पता चला मोदी जी को कि अरे ये तो टिकटॉक हमारा डाटा ले रहा। 4 साल बाद पता चला कि टिकटॉक मेरा डाटा ले रहा भारत का, पहले नहीं पता चलता उन लोग को, बाद में कान में करवा तेल दे के सो जाते हैं। है वही बात, कुछ लोगों को लगे कि भैया गलत बोल रहे, नहीं। उसके बाद जो है टिकटॉक बंद कर दिया, बहुत लड़का उस पर फेमस हो गया था, वो पेटे पेट मर रहे थे कि भैया ये क्या हो गया। तो धीरे धीरे बहुत सारे उससे रिकवर होके यूट्यूब पे आए। और कोनो दिन मूड भटिया आया मोदी जी का, तो क्या दिक्कत है, एक रो कहेगा यूट्यूब जाओ, बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो आप किसी भी चीज को बंद करते हो तो उसका निराकार निकालो, है कि नहीं जी, वही। तो आइए समझते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है, आउटसोर्सिंग बाह्य स्रोत, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी संबंधित नियमित सेवा एवं अपनी कंपनियां के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करते हैं, उसे बाह्य स्रोती कहा जाता है, ठीक है, आउटसोर्सिंग कहा जाता है कि नहीं जी, आउटसोर्सिंग कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहेंगे, है ना सवाल। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार बताना चाहेंगे, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवा
एवं अपनी कंपनियां के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करते हैं उसे आउटसोर्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। अब विदेशी कंपनी यहाँ पे काम अपना माल वाल बेच रहा है तो उससे क्या हो रहा है? हमें बेनिफिट हो रहा है, एक तरह से बोले तो लोग से टैक्स वगैरह लिया जाता है कि नहीं। ये चीजें हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहेंगे? अगर बच्चे के मन के सच्चे होते सवाल कर दें, समझिएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण स्वामित्व रखता है, उसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे हो गया फोर्ड मोटर्स, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सैमसंग, ठीक है, सैमसंग कहते हैं ना, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोका कोला ना, ठीक है। टाटा मोटर्स, इधरों बताए तो फोर्ड मोटर, टाटा मोटर्स, ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये चीज समझ में आया जी। आगे हम लोग समझते हैं। नरेगा तो बता ही दिया आप लोग को। सेवा क्षेत्र के बुनियादी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र के बुनियादी सेवाएं, तो इसमें होता है एक दो भाग में बांटा गया, आर्थिक एक गैर आर्थिक, ठीक है। तो आर्थिक में क्या होता है और गैर आर्थिक में क्या होता है ये समझेंगे। आर्थिक के अंतर्गत हो गया वित्त, ऊर्जा, यातायात एवं संचार, ओके। और गैर आर्थिक का क्या हो गया? शिक्षा, नागरिक सेवाएं एवं स्वास्थ्य, मानव, ये सब चीजें हो गया, ठीक है। यहाँ पर और भी चीजें हैं, समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए भाई, तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं थोड़ा देर के लिए, कोई दिक्कत। देखो, सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं जो है कौन कौन से? एक आर्थिक एक गैर आर्थिक। सेवा क्षेत्र को दो भाग में बांटा गया, कौन कौन से? एक सरकारी एक गैर सरकारी। तो सरकारी में क्या हो गया? जिसको सरकार वेतन देती है वो सरकारी सेवा क्षेत्र हो गया, जिसमें व्यक्तियों को रोजगार के बाद जो वेतन दिया जाता है सरकार के द्वारा दिया जाता है वो सरकारी हो गया। जो खुद के लिए होता है, जैसे खुद का मेरा हो गया, ठीक है, मेरा कंपनी हो गया एक, तो ये मेरा खुद का हो गया, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट वाला नहीं होता, प्राइवेट जो हो गया, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र का बुनियादी सुविधाएं जो है दो प्रकार के, एक आर्थिक एक गैर आर्थिक। तो दोनों समझेंगे अच्छी तरह से, आगे हम लोग समझ लेंगे। तो आर्थिक में हो गया वित्त, ऊर्जा, यातायात एवं संचार, ये हो गया आर्थिक। गैर आर्थिक में आ जाता है शिक्षा, नागरिक सेवा एवं स्वास्थ्य, मानव। तो पूंजी का प्रमुख घटक किसको कहेंगे? पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन सा है? भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ठीक है। पूछ दे पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। आइए अब यहां पे हम इसलिए समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत ढांचा बोला जाता है, ठीक है। तो इसको दो भाग में बांटा गया, एक आर्थिक आधारभूत संरचना, एक गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। अब आर्थिक आधारभूत संरचना में क्या हो जाता है? फाइनेंस, इसके अंदर क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा, बैंक, बीमा, ऊर्जा, एनर्जी, यातायात, इसमें क्या हो जाएगा? बस और वायुयान, ये सब हो जाएगा। संचार, ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे। शिक्षा, एजुकेशन, ये भी, तो इसमें हो जाता है माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सभी। नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, ये जो हो गया आपका गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत तीन होता है, शिक्षा, नागरिक सेवा और स्वास्थ्य। लेकिन आर्थिक आधारभूत संरचना में देखिए वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार, इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। आर्थिक आधारभूत संरचना प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्र में इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित किए गए हैं। जैसे वित्त, इधर जो मैंने आप लोग को बताया वित्त, सबसे पहले ये समझ लीजिए वित्त में क्या आ जाएगा? बैंकिंग, बीमा एवं अन्य सरकारी क्षेत्र आ जाएगा। ऊर्जा में आ गया कोयला, विद्युत, तेल, पेट्रोलियम, गैस और पारंपरिक ऊर्जा एवं अन्य। यातायात में हो गया रेलवे, सड़क या वायुयान या जलयान, ये सब, ठीक है। संचार में क्या आ जाएगा? डाक, तार, टेलीफोन, टेली संचार,
मीडिया एवं अन्य, ये सब हो जाता है संचार में। मोबाइल फोन ये सब क्या है, संचार में। गैर आर्थिक संरचना से मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि कर और प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं अतः आर्थिक विकास में सहायता प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के शिक्षा, जैसे शिक्षा के बारे में बात किए, अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं अन्य। स्वास्थ्य में आ गया अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम एवं अन्य। नागरिक सेवा में क्या आ गया, सिविल सर्विस, सामाजिक चेतना एवं सफाई, अन्य, ये सब आ जाता है। ओके, अभी एक और अंतिम पॉइंट बच गया, ठीक है, इस अध्याय में, कि आधुनिक मंदी सेवा क्षेत्र पर प्रभाव। अब देखिए इसमें सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ तो इसका आर्थिक मंदी सेवा क्षेत्र का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा था, थोड़ा मोड़ा जो है भारत के एक ही राज्य पे, वो भी अपना बिहार, ठीक है, अपने बिहारे पे पड़ा था। काहे कि भैया मैंने आप लोग को बताया अभी के जो नेता लोग जो हैं सिर्फ कुर्सी के लिए मारपीट कर रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। क्यों चिंता करें, 4 साल मजा करेंगे, 5वां साल में आएंगे और लॉलीपॉप देंगे। भैया लॉलीपॉप चूसिए और वोट दीजिए, ठीक है। विकसित राष्ट्रों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जबकि भारत पर कम। जैसे युगों में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे विकास की प्रक्रिया परिवर्तन के साथ साथ बढ़ती जाती है। अर्थव्यवस्था में पुरानी चीजों का विलुप्त होना इसकी पहचान है। अर्थव्यवस्था में जो पुरानी चीजें हैं उसका विलुप्त होना मतलब गायब होना। पहले एक बात याद रखिएगा, खेती होता था ना, किसान लोग जो है कुदाल से फोड़ते रहता था, मिट्टी को कोड़ते रहता था। अब आया ट्रैक्टर, एक ही बार घुमा दीजिए 5 बीघा खत्म 1 घंटा में, है कि नहीं जी। तो पुरानी चीजों का जो है विलुप्त होना पहचान है। समय परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति की मांग में भी परिवर्तन होते जा रहा है। व्यक्ति फैशन का शिकार हो गया। व्यक्ति जो है आज के डेट में देखा जाए तो फैशन का शिकार हो गया। पहले का जो व्यक्ति थे, पहले बहुत पहले चले जाइए, ठीक है, बहुत पहले ना 25 साल 30 साल पहले चले जाइए, तो नारी जो थी साड़ी में थी और जो नर था वो लोग धोतिये पहनता था। जो पुरुष लोग था, पुरुष जो भी व्यक्ति था पुरुष, वो लोग धोती और एगो गंजी ज़्यादा से ज़्यादा, और वही कुर्ता, धोती कुर्ता भारत का, ठीक है, धोती कुर्ता पहनते थे। लेकिन आज के डेट में भैया फैशन ऐसा चल रहा है कि पूछिए मत। वो तो आप वाकिफ हैं उस चीज़ों से, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। भारत पर इनका असर कम पड़ा क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था में थी। यहाँ के इंजीनियर आज भी बाह्य स्रोत आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं। खास करके भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफ़ी मजबूत है और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियरों का स्थान अव्वल है। हमारे आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर हमारे देश पर कम पड़ा। भारत के बेंगलोर जैसे शहर का सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी श्रेणी में आ गया है। ओके, और इस मंदी का प्रभाव बिहार राज्य पर कुछ पड़ा। हमारे राज्य के जो इंजीनियर मंदी पड़े राष्ट्र में रोजगार में थे, उन्हें वहां से निकाल दिया गया। फलस्वरूप नए सिर से इन्हें रोजगार हासिल करने की आवश्यकता आ गई। उन राष्ट्रों से जो आय हमारे राज्य में आते उसकी मात्रा घट जाती है। जो हमारे बिहार के इंजीनियर वगैरह थे जो वह राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए चले गए थे। बिहार की स्थिति गड़बड़ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, वैसे तो गड़बड़ है ही भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस अध्याय में जो हमने क्या क्या पढ़ा आपको याद है? एक बार देखो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, रोजगार किसको कहते हैं, सेवा किसको कहते हैं, एक बार हम रिवीजन करवाते हैं। और यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ गया कृषि, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आ गया उद्योग और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा। इस अध्याय में हम लोग को पूरी तरह से किस पे पढ़ना था, सेवा क्षेत्र पे। हालांकि मैंने कृषि में भी लिख दिया, 70% लोग जो है कृषि पे आश्रित रहते हैं और भारत जो है कृषि प्रधान देश है। ओके, ये भी बता दिया। उद्योग क्षेत्र के बारे में बता दिया। सेवा क्षेत्र को 2 क्षेत्र में बांटा गया, एक सरकारी सेवा क्षेत्र और एक गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। सरकारी सेवा क्षेत्र हो गया जिसमें
देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले क्या देते हैं, मासिक वेतन देते हैं, ठीक है। और गैर सरकारी में क्या होता है, लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं का सृजन से लाभान्वित होते हैं, उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। गैर सरकारी सेवा हो गया जैसे बैंकिंग, संचार सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, ये सब हो गया। अब इसमें जो है गुपचुप बेच रहा है वो अपने आप को हो गया, ये गैर सरकारी ये हो गया ना, अपना प्रयास से काम कर रहा है, कोनो दुकान कर रहा है वो अपना प्रयास से कर रहा है। ओके, आ जाइए। सेवा क्षेत्र की भूमिका के बारे में भी बता दिए, सेवा क्षेत्र का महत्व के बारे में भी बता दिए, ठीक है। और रोजगार सृजन के रूप में सेवा की भूमिका भी बता दी आप लोग को। और ये जो योजना वगैरह था इसके बारे में भी चर्चा कर दिए। बीमारू राज्य भी बता दिया आप लोग को। बाह्य स्रोत मतलब आउटसोर्सिंग के बारे में बता दिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में बता दिए। नरेगा मनरेगा दोनों के बारे में बताए, एक ही चीज था, ठीक है। सेवा क्षेत्र के बुनियादी सुविधाएं जो था कौन कौन था, आर्थिक एक गैर आर्थिक, इस दोनों के बारे में अच्छी तरह से चर्चा कर दिए। बाकी यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए थे। आधुनिक मंदी, ठीक है, आधुनिक मंदी सेवा क्षेत्र पर प्रभाव, इसके बारे में भी हम लोग ने चर्चा कर लिया। कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोग को मैंने समझा दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, दिक्कत होगा तो लिंक का है कीजिएगा। मतलब इस अध्याय से जो पहले अध्याय था वो आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी जस्ट अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो इस अध्याय के बाद आपको जो अध्याय है वो भी देखने को मिल जाएगा, और इस अध्याय के नेक्स्ट वीडियो जाएगा इसके बाद इस अध्याय का प्रश्न उत्तर कहा जाएगा, ठीक है। हम एकदम बारीक तरह से चल रहे, एकदम सीधी रास्ते, ठीक है, इधर उधर नहीं मोच खा रहे हैं, तो आप भी मोच नहीं खाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।